दोस्तों, आज मैं उन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो आपके लिए मल्टी बैगर्स बन सकते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो पहला स्टॉक का नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 5 to 6% ऑन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स। देखिए, इतना कोई बढ़िया फिगर नहीं है, पर पिछले साल इट रीच टू 10% एंड फिर कंटिन्यूज लाइक दैट देन अच्छा है, क्योंकि इसका बहुत आरओसीई और आरओई फिगर्स अच्छे हैं। इनफैक्ट इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अराउंड 15% और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 17% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड दीज फिगर्स आर वेरी गुड। और इसका कैश फ्लो का बात करें तो इसका CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका फ्री कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव। नाउ दीज आर साइंस ऑफ अ गुड कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज 0.2 और इसका रिसीवेबल डेज इज एक्चुअली लेस देन 10 डेज, यानी केवल 8 से 9-10 दिन में इसका पैसा आ जाता है फ्रॉम इट्स डेटर्स। तो लिटरली कैश का ही काम है। द कंपनी इज द लीडिंग प्राइवेट प्लेयर इन LPG terminaling industry, whereas the other players being all marketing companies having their own terminals and have accounted for around 20% market share in India's LPG import volumes handled during the financial year 2020। तो ये कंपनी दो बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है, एक है लिक्विड लॉजिस्टिक्स और दूसरा गैस। और ये गैस बिजनेस को अब फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 सेगमेंट्स, बेसिकली सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ गैस सोर्सिंग बिजनेस हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड हाईएस्ट टू द ओवरऑल रेवेन्यूज। इनफैक्ट मोर देन 80% ऑफ द रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम दिस, बट ये क्या लो मार्जिन बिजनेस है और इसमें क्या जो फिक्स्ड आपके डॉलर स्प्रेड्स भी है। और वहीं इसका लिक्विड लॉजिस्टिक्स और गैस लॉजिस्टिक्स बिजनेस operates on service revenues and margins, which depends on the nature of liquids handled and the throughput generated from the terminal respectively। अब पिछला क्वार्टर रिपोर्ट का बात करें तो इसका गैस सेगमेंट का EBITDA has actually declined by 17% year-on-year basis due to the impact of cyclone at Pipavav and cyclone Yas at Haldia। अच्छा, इसका LPG डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम्स भी अभी तक प्री कोविड लेवल्स तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स और ऑटो गैस का भी डिमांड कोई खास उठा नहीं है और जब तक वो डिमांड नहीं उठेगा तब तक ये थोड़ा सबड्यूड ही रहेगा। पर इसका लिक्विड सेगमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इनफैक्ट इससे EBITDA has grown by 23% year-on-year basis। अब कंपनी का जो LPG टर्मिनल है कांडला में, वो अभी तक शुरू हो जाना चाहिए था, बट ऑब्वियसली अगेन पैंडेमिक के कारण वो हो नहीं पाया शुरू, उसमें डिले हो गए। पर कंपनी का मानना है कि बाय नेक्स्ट क्वार्टर यानी अगले 2-3 महीने में वो शुरू हो जाएगा और वो एक बार शुरू हो गया तो ऑब्वियसली कंपनी का कैपेसिटी बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ने से इसका सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ेगा और सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। पर कंपनी साथ साथ ये भी बढ़ेगी, देखिए मैकेनिकल वर्क कंप्लीट होगा बाय द सेकंड क्वार्टर, यानी बेसिकली अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी सितंबर तक मैकेनिकल वर्क कंप्लीट होगा इस कंडला प्लांट में। उसके बाद इसका कमीशनिंग होगा, तो कमीशन में अनदर 3 महीने का पीरियड कंपनी ले रही है। तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगला, हो सकता है 2 महीने में शुरू हो जाए, हो सकता है दिसंबर तक भी लग जाए शुरू होने में। इट इज नॉट नेसेसरी, तो वो भी ध्यान में रखेगा कि ऐसा नहीं कि भाई आप सोचे कि भाई अगला क्वार्टर का रिपोर्ट अच्छा है, क्योंकि जरूरी नहीं है। अगर इस बेसिस के ऊपर रिपोर्ट सोचते हो सकता है दिसंबर के बाद मे बी 4th क्वार्टर में रिपोर्ट बेटर आए। पर एट द सेम टाइम हल्दी और मैंगलोर में जो एडिशनल कैपेसिटीज बैठाया गया उसका ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया है, पर कोची में जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी है उसका बेनिफिट कंपनी को अगला 1-2 महीने से ही शुरू हो जाएगा मिलना। तो वो कंपनी डेफिनेटली दावा करती है कि कोची के प्लान में कोई इशू नहीं है। पर सबसे इंटरेस्टिंग थिंग क्या हुआ है दोस्तों कि वोपक पार्टनरशिप के बाद कंपनी का लॉन्ग टर्म अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी बढ़ गया है। इनफैक्ट देयर हैज बीन एन अनाउंसमेंट ऑफ ₹2,500 अराउंड 4,500 crores केपेक्स प्लान्स अंडर द JV। इसलिए अब कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है आफ्टर जॉइंट वेंचर विद द वोपैक। पर कंपनी बोल रही है कि ऑटो गैस और LPG का भी डिमांड फ्रॉम रेस्टोरेंट्स अब बढ़ रहा है, क्योंकि अब डेफिनेटली अपने देखिए इकोनॉमी खुल रहा है तो रेस्टोरेंट्स में भी अब भीड़ होने लग रहा है। ऊपर से ऑनलाइन ऑर्डर्स भी काफी रेस्टोरेंट्स को मिल रहा है, दूसरे से LPG का डिमांड रेस्टोरेंट्स में आ रहा है और ऑटो सेक्टर भी रिवाइव हो रहा है, तो वहां भी आपका काम हो रहा है। तो उस हिसाब से ओवरऑल कंपनी बोली कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स विल बी मच बेटर देन द प्रीवियस क्वार्टर्स। और देखिए, पहले क्या कंसर्न्स था कि एजीज ऑपरेशंस वे ओनली कन्फाइंड टू LPG, बट नाउ आफ्टर द जॉइंट वेंचर न्यू प्लान्स विल स्ट्रेंथन द कंपनीज पोजीशन एज अ लीडिंग गैस एंड केमिकल्स लॉजिस्टिक प्लेयर। और देखिए, being the largest player in the LPG handling space, Aegis competes with all PSUs with no direct pure play comparable companies in the listed universe। In fact, liquid segment में भी इसका largest competitor is not listed only। रिस्क का बात करें तो देखिए, गैस एंड लिक्विड टर्मिनलिंग बिजनेस इज प्रोन टू कंपटीशन
from national oil companies setting up their own captive terminals and others। फिर इसके अलावा इसको लैंड अवेलेबल मिलेगा कि फ्यूचर में फॉर फर्दर एक्सपेंशन, क्योंकि लैंड का लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, इसलिए वहाँ लैंड मिलना भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो मिले ना मिले, दैट इज ऑल्सो की क्राइटेरिया इन इट्स फ्यूचर प्लान्स। और फिर इसके अलावा availability of suitable evacuation options and product demand which could lead to underutilization of capacities। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर क्या कंपनी को सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंपनी टर्मिनल्स एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम साउंड कनेक्टिविटी विच इज लार्जली थ्रू pipelines, ensuring a lower transportation cost for its customers, thereby ensuring volumes visibility। इसके अलावा कंपनी LPG बॉटलिंग फैसिलिटी भी बैठाई है which helps it to retain its customers। और अब अगले कंपनी की तरफ चलते हैं और इस कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड। और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड मोर देन 30% व्हिच इज फैंटास्टिक। देखिए 3 साल का फिगर्स है, तो ऐसा नहीं कि बहुत पिछले सालों का 10 साल का फिगर्स अपने ले सकते हैं, क्योंकि 3 साल पहले के मैक्सिमम फिगर्स अपने को मिल सकते हैं इस कंपनी के लिए। एंड यहीं अगर आप ROC ROE का बात करें तो अगेन फैंटास्टिक है, मतलब बोल के मतलब भी नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा है कि इट्स लाइक मोर देन 100%। पर अगेन दिस आर जस्ट 3 years फिगर्स। तो अगर पिछला साल का भी फिगर का बात करते तो ROC इज एक्चुअली ऑलमोस्ट अराउंड 95% और ROE भी अराउंड मोर देन 50%। तो देखिए ROE ROC का फिगर्स पिछले साल का तो फंटास्टिक रहा है और पिछले 2 साल का तो और भी बढ़िया था। वो बात करके फायदा नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखिए 3 साल इज नॉट इनफ अ पीरियड कि आप कंपनी को अच्छी तरह से जज कर सकते हो, हाँ कंपनी अच्छा करेगी। कम से कम 8-10 साल का अगर उसका अपने पास डेटा होना तो और बेटर रहता है। 3 साल में कैन नॉट बी श्योर कि इस टाइप का ROC ROE इनफैक्ट OPM ऐसा फिगर्स ये कंटिन्यू कर पाएगी। इनफैक्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो टू कैरी सच फिगर। बोथ ROE and ROC विल डेफिनेटली कम डाउन with the next few years, पर बात इसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ अच्छा रहे तो डेफिनेटली द कंपनी इज गोइंग टू डू वेल और इसका शेयर प्राइस भी बढ़ते रहेगा। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इसका डेट फ्री कंपनी और इसका रिसीवेबल डेज करीबन 4 महीने का है। तो आखिरी कंपनी का इतना हाई मार्जिन कमाती क्या चीज़ में? वेल दोस्तों, इट मैन्युफैक्चर्स APIs इन क्रोनिक थेरेप्यूटिक एरियाज इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज, पेन मैनेजमेंट एंड डायबिटीज। इसके अलावा इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स APIs फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, देन एंटी इन्फेक्टिव्स एंड थेरेप्यूटिक एरियाज। इसके अलावा कंपनी इज प्रोवाइडिंग CDMO सर्विसेज यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन सर्विसेज टू लार्ज नंबर ऑफ MNCs यानी मल्टीनेशनल्स एंड ऑल्सो टू स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और स्पेशलिटी API सेगमेंट में गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड सपोर्ट टू लॉट ऑफ pharmaceutical companies all the way from making regulatory filings, providing research and technological support to manufacturing specialty APIs। Actually ये कंपनी फॉर्म हुआ था at part of a restructuring plan। In fact, the Glenmark Pharmaceuticals in 2019 spun off its API business into this company which is again Glenmark Life Science। कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और 2 है गुजरात में और 2 है महाराष्ट्र में। और इन 4 फैसिलिटी में 3 फैसिलिटी इज अप्रूव्ड बाय द US FDA। इनफैक्ट ऑल आर मल्टीपर्पज फैसिलिटीज। और इसके 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है, एक है महाराष्ट्र में, दूसरा है अंकलेश्वर में और तीसरा है दहेज में। द कंपनी हैज 407 DMFs यानी ड्रग मास्टर फाइल्स एंड CEP across various major markets such as United States, Europe, Japan, Russia, Brazil, South Korea, Taiwan, Canada, China and Australia। और इसके की कस्टमर्स का बात करें तो इसका एक तो हो गया ऑब्वियसली ग्लेनमार्क फार्मा, दैट इज ऑब्वियस। इसके अलावा आपका टेवा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, देन ऑरोबिंदो फार्मा एंड अनदर कंपनी विच इज अ ग्लोबल लीडर इन बायोसिमिलर्स एंड जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स। इनफैक्ट दिस कंपनी सर्व्स 16 out of 20 of the top generic pharmaceutical companies globally। और इनोवेटिव APIs held the largest share of around 65% in 2020। और ग्रोथ कहाँ से आया? इट एक्चुअली केम फ्रॉम R&D इनिशिएटिव्स फॉर नोवल ड्रग डेवलपमेंट एंड फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस एज वेल। और सिंस एक्सटेंसिव रिसर्च और इस फील्ड में, इसलिए कई सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं एंड एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड ओवर द forecast period। In fact, new entrants in this segment are expected to drive the market for the company। अभी भी के इंडिया imports around 68% of its API by value from China। इसके अलावा China is still the single supplier of many of the critical intermediaries and APIs including high burden disease categories such as cardiovascular diseases, diabetes and
ट्यूबरकुलोसिस। और सिंस काफ़ी ओवर डिपेंडेंस है चाइना में, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी PLI स्कीम्स लाई, यानी प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स, जिस कारण से API इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट मिला है और कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंशन प्लान चल रहा है। एक तो इसका API जो फैसिलिटी है जो बेसिकली दहेज और अंकलेश्वर में है, उसका कैपेसिटी इंक्रीज़ करने का प्लान चल रहा है, विच इज़ रियली गोइंग टू बेनिफिट द कंपनी इन द लॉन्ग रन। और उसमें क्या अच्छा खासा खर्चा भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट रादर देन अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का बात करें तो कंपनी का प्लान है टू सेट अप अ फैसिलिटी विच विल मैन्युफैक्चर APIs and intermediates and will house several multi-purpose manufacturing blocks with mid to high volume capacity। रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो है रेगुलेटरी कंप्लायंस। देखिए एक तरह से अच्छा है बिकॉज दिस काइंड ऑफ एंटी बैरियर फॉर स्मॉल कंपनीज टू बेसिकली मैन्युफैक्चर सच कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, बट एट द सेम टाइम कि अगर कंप्लायंस नहीं होता है देन द प्लांट्स आर सिंपली शट डाउन तुरंत, मतलब कोई उसमें किंतु परंतु नहीं चलता है। तो कंपनीज हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड स्पेशली USFDA का ऑब्जर्वेशन अगर आ जाता है, ये इंपोर्ट अलर्ट आ जाता है उनकी तरफ से, तब डेफिनेटली कंपनी का प्रोडक्शन इज हैम्पर्ड बाई क्वाइट एन एक्सटेंट। इनफैक्ट प्लांट ही बंद हो जाते हैं। बेसिक इंपोर्ट अलर्ट आना मतलब कि अब वो इंपोर्ट अलाउ ही नहीं करेगी US, कोई इंपोर्ट, कोई उस कंपनी से कोई भी तरह का प्रोडक्ट सोर्स नहीं करेगा उस प्लांट से जिस प्लांट में इंपोर्ट अलर्ट आए, या उन प्रोडक्ट्स में जिसमें इंपोर्ट अलर्ट आए। बहुत बार क्या होता है पूरे प्लांट में इंपोर्ट अलर्ट नहीं आता है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स में आता है, तो प्रोडक्ट्स बेसिकली US वोंट बी इंपोर्टिंग फ्रॉम दिस कंपनी। तो वो चीज़ में ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी बिग रिस्क विच एनी फार्मा कंपनीज स्पेशली हु इज मैन्युफैक्चरिंग ईदर API or specialty chemicals or whatever complex products in this segment। अब जैसे इस कंपनी का अंकलेश्वर फैसिलिटी में कुछ ऑब्जर्वेशंस रेज हुआ था बाय द USFDA एंड द हेल्थ कैनेडा, पर बाद में हेल्थ कैनेडा बोल दिया कि नहीं ठीक है, कंप्लायंस अलाउड है, नो प्रॉब्लम, वी आर ओके विद इट। और USFDA भी EIO रिपोर्ट इशू कर दिया विच इज बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। सो नो दैट्स नॉट इशू, दैट्स नॉट अ मेजर इशू एक्चुअली, क्योंकि जापान की तरफ से भी की एग्जीबिशन है तो थोड़ा बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन, पर जापान भी बोलते हैं ना ठीक है नो प्रॉब्लम। तो देखिए माइनर ऑब्जर्वेशन था इसलिए चल गया, पर अगर कोई मेजर आ जाता देन डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू हो जाता कंपनी के लिए। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा है कि इसका जो 50% ऑफ द रेवेन्यूज है वो टॉप 5 कस्टमर्स से आता है, और उसमें भी इसका जो पेरेंट कंपनी है यानी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, उससे हाईएस्ट एक्चुअली रेवेन्यू हुआ। कंपनी बोलती है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे होता है, बट एज इन्वेस्टर्स वी हैव टू बी कॉशियस एज अ हाई परसेंटेज ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर अ पोटेंशियल ऑफ रेड फ्लैग। और फाइनली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज की दिन कंपनी 40% ऑफ द रॉ मटेरियल्स चाइना से इंपोर्ट करती है, तो वहाँ अगर कोई इशू आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स या कोई आपका जो डिस्ट्रप्शन हो जाता है इन द सप्लाई चेन, देन द कंपनी विल फेस प्रॉब्लम इन द प्रोडक्शन एंड इट विल इम्पैक्ट इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।